जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। क्लास नंबर हमारी आज सेकेंड है, वो भी साइंस की। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए, ठीक है। तो पहले मैं जो हमने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था उसकी मैं एक झलक आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने आखिर पढ़ाया क्या क्या है, फिर हम क्लास को आगे और बढ़ाते हैं ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार हम आराम से देखिए हम इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बस तो हमने जीव विज्ञान इसका सामान्य परिचय पढ़ा था, इसका नामकरण किसने किया था, आखिर जीव विज्ञान किससे मिल करके बना था, और ये कैसे मैंने बायोलॉजी किससे किससे मिलकर बना था, इनका अर्थ क्या क्या था, इन सभी को मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सजीव कौन है और श्वसन क्या है, वृद्धि किसे कहते हैं, पोषण क्या है, पाचन क्या है, और उत्सर्जन क्या है, और ये प्रजनन क्या है, इन पॉइंट के बारे में मैंने विस्तृत तरीके से पढ़ाया था, बड़े लेवल पर मैंने जाकर के पढ़ाया था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपने पहले वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो उसको पहले आप लोग जाकर पहले देखिए। आपके सामने जो PDF चल रही है ना, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। अगर आपको ये चाहिए तो मैं वीडियो क्लास में मैं आपको बोल दूँगा, आप चले जाना टेलीग्राम पर, वहीं पर आपको ये PDF आपको मिल जाएगा, वो भी निःशुल्क में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में, वो किसके, पौधे सजीव होते हैं फिर निर्जीव होते हैं, इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और हमारी क्लास नंबर आज की सेकेंड है, ओके। तो चलिए क्लास का स्टार्ट करें। चलिए अब मैंने एक मिनट मैं थोड़ा सा अपना पेन ले लेता हूँ जिससे हमारा काम हो पाए ना, ठीक है ना। हो गया हमारा पेन, यही हमारा पेन है, ये मेरे पास पेन है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए आखिर सजीव कौन है, जो श्वसन करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है या जिनमें पोषण होता है, जिनमें उत्सर्जन होता है और जिनमें पाचन होता है, वो सभी सजीव हैं, ठीक है। आपके सामने दिख रही होगी एक मेज़, नीचे थोड़ा हल्का लाओ, हाँ, आपके सामने एक मेज़ दिख रही होगी ये। अच्छा, अब आप सिंपल से ये मुझे बताना कि जो आपको टेबल दिख रही है ये सजीव की निर्जीव है। क्या ये श्वसन कर सकती है, नहीं कर सकती, क्या ये पाचन कर सकती है, नहीं कर सकती, ठीक है। तो जिनमें जान नहीं होता, जो नॉन लिविंग है, यानी जिनमें जान नहीं होता, यानी जो नॉन लिविंग है जिनमें जान नहीं होता, वो सभी निर्जीव की वस्तु कही जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पेन की, ये मेरे हाथ पास में है, ये मेज आपको दिखाई दे रही होगी ना, तो सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है। अच्छा, आपको जो प्रश्न के रूप में है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये बोला इसमें दिया गया है कि क्या पौधे यानी प्लांट्स सजीव होते हैं, तो क्या बोलते हैं, यस, हाँ, पौधे में सजीव होते हैं। अच्छा, अब आपको बताना है, आपको सुनना है, अगर पौधे सजीव हो तो अगर किन किन तरीक़ों से हम सिद्ध कर पाएंगे या किन किन तरीके से हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ पौधे सजीव होते हैं। देखिए अगर पौधे सजीव होंगे तो श्वसन करेंगे। अब मैं अपना पेन ले लेता हूँ, एक मिनट नीचे हल्का सा आ रहा हो, हाँ। अगर पौधे सजीव होंगे तो ये कुछ ना कुछ करेंगे, क्या, श्वसन। जैसे मैंने बोला पौधे के बारे में, मैं नीचे लाता हूँ, नीचे यहाँ पर पौधे के बारे में, पौधे। अच्छा, पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि हाँ पौधे श्वसन करते हैं। जैसे कि दिन के समय में ये रात के समय में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्य जैसे इसका उल्टा है, मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है यानी मानव, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो पौधे श्वसन करते हैं कि नहीं करते, करते हैं, यानी वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, यानी पौधे भी श्वसन करते हैं। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि हाँ पौधों में श्वसन होता है, यानी रेस्पायरेशन सिस्टम होता है, किनमें, पौधों में भी, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई किसी दिक्कत नहीं हो पाएगा। नीचे ला भाई हल्का सा, एक मिनट, नहीं हो, मुझको हाथ से करना पड़ेगा। चलिए अच्छा,
अब बात करता हूँ मैं पौधे के बारे में, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये सजीव है, यानी ये ऑक्सीजन छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पौधा सजीव है। ओके, हो गया, यहाँ तक आप समझ पाए हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं वृद्धि की, जिसको बोलते हैं ग्रोथ। तुम आ जाओ इस तरफ और तुम इस तरफ आ जाओ। एक मिनट भाई, तुम इधर। अच्छा, क्या पौधों में ग्रोथ होती है? हाँ बिल्कुल सही बात है। कभी एक पौधा, बात कर, देखो छोटे छोटे पौधे आपको दिखाई दे रहा होंगे यहाँ पर ये, और दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, पौधे भी तो श्वसन करते हैं, सॉरी वृद्धि करते हैं। कोई पौधा पहले छोटा होता है, मैं एक बीच में, अरे भाई मैं पेन रखा हूँ इसलिए। देखो, कोई पौधा पहले छोटा होता है, यही पौधा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो कोई पौधा वृद्धि करता है, जैसे कोई पौधे का छोटा सा हम लगाते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन वही बढ़ता चला जाता है ना, तो पौधे में ग्रोथ होती है, पौधों में वृद्धि होती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि जो पौधे सजीव होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, जाओ भाई। अच्छा, क्या पौधे में पोषण होता है? हाँ। अब बात करते हैं पोषण की। एक मिनट, देखो पोषण की कैसे, जैसे अगर हम छोटा कोई पौधा लगाते हैं तो पहले वहाँ पर उसको पोषण के लिए कुछ चाहिए। अगर ऐसे स्थान पर लगा दें जहाँ पर वो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी वहाँ पर वो पौधा जीवित ही नहीं रहेगा, तो उसके पोषण के लिए कुछ मिनरल्स या कहीं कि कुछ खनिज लवण, कुछ जल वाटर कुछ चाहिए उसके लिए, नहीं तो पौधा नहीं चल पाएगा। और वहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी सजीव के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेड़ हो या फिर चाहे कोई मनुष्य क्यों ना हो, ठीक है। पोषण, अब जैसे कि अगर हम किसी पौधे पर नाइट्रोजन पोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर डालते हैं, जैसे किसान क्या करता है अपने खेतों पर, जब छोटा छोटा उसका पौधा होता है ना, तो उसके पोषण के लिए एक खाद आता है यूरिया, उसको डाल देता है। उससे जो पौधा होता है ना बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, वो भी ऊपर की ओर। तो पौधे में पोषण हम चाहे तो मिनरल्स खेत में अलग से डाल करके खाद को उसका पोषण बढ़ा दें, या फिर वो खेत से ही प्राप्त करता रहता है पौधा। तो पौधे में पोषण होता है, ठीक है, क्योंकि पोषण के बगैर पौधा बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं उत्सर्जन। इसी में अगला हमारा पॉइंट है, कहाँ गया भाई, ओ सर ठीक है, उत्सर्जन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सक्रेशन है वो। अब उत्सर्जन होता है। अब बात करते हैं जैसे कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जन करता है, कौन है, पौधे। इसमें जो अगला हमारा पॉइंट है वो है प्रजनन, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन, फ्लावर करते हैं, फ्लावर। हाँ, मुझे एक मूवी के नाम याद आ गया ना, उसी से मैं हंस रहा हूँ। देखो, जैसे अगर ये आपको पौधा दिख रहा होगा यहाँ पर आपको ये, तो पहले पौधा पहले बड़ा होगा, इसमें अगर यह पोषण दिया जाता तो इसमें पहले फ्लावर लगेंगे, उसके बाद में बीज बनेंगे। बीज ही जब मेच्योरिटी यानी जब परिपक्व हो जाएंगे, तब कुछ दिनों बाद इसी पेड़ से नीचे झड़ जाएंगे। तब वो क्या करते हैं, प्रजनन करने का काम कौन करता है, फूल करता है, फ्लावर करता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो अगर कोई पौधे कोई पेड़ हो, उसमें बीज बने ही ना, तो कुछ दिन बाद तो उसकी प्रजाति ख़त्म ही हो जाएगी ना। तो प्रजनन क्यों आवश्यक है, मैंने कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। जैसे अगर मनुष्य की प्रजाति को अगर ख़त्म करना हो, पहले होगा नहीं, इम्पॉसिबल, लेकिन कह दीजिए कि कोई प्रजनन नहीं करेगा 100-200 साल तक, तो मनुष्य जीवित मतलब इसकी प्रजाति ख़त्म हो जाएगी ना। जैसे कि अगर आज बात करें तो पेड़ पक्षियों मतलब पौधों या पक्षियों में, एक मैंने कल एग्जाम्पल दिया तो गौरैया जो चिड़िया होगा, हमारे आजकल देहातों में नहीं दिखती, क्यों, क्योंकि उसने प्रजनन उनका ख़त्म हो चुका है और दिन पर दिन वो विलुप्त होती चली जा रही हैं, ठीक है। तो मैंने श्वसन, वृद्धि, पोषण, उत्सर्जन और प्रजनन, इन 4, 5, 3 और 2, 5 के माने पॉइंट के बारे में पढ़ाया आपको। क्या आपको इनमें से किसी में भी दिक्कत है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने 3 का एग्जाम्पल लिया था, पहला मेष, दूसरा पेड़ और तीसरा कीड़े का, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, तुम इस तरफ आ जाओ, तुम टाइम बता दो। हमारे 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, लगभग हम छोटी छोटी क्लासें लेते हैं, लगभग आधे घंटे के आसपास की। अच्छा,
अगर मैं बात करूं तो जीव विज्ञान की को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला, इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा भी मैं चुका हूं कि जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जंतु विज्ञान, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान और इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। फिर सेकंड जो इसका पार्ट होगा, एक मिनट में इसका अपना मैं पेन ले लेता हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, और जिसका जो दूसरा पार्ट है ये आपका वनस्पति विज्ञान है, जिसको हम बोलते हैं बॉटनी। ठीक है। जो मैंने पढ़ा था कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, फादर कौन है, अरस्तु। यानी जंतु विज्ञान का जो जनक है कौन है, अरस्तु। और मैंने कल ही पढ़ा था कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, फादर कौन है। तुम पहुंच जाओ ऊपर ऐसे। इसका फादर कौन है, इसका फादर है थियोफ्रैक्टस। ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, यानी फादर हैं। इन्होंने अलग अलग भागों में बांटा है, इसलिए इनको फादर बोलते हैं। जैसे मैंने कल पढ़ा था साइंस के बारे में कि न्यूटन को हम भौतिक विज्ञान का जनक बोलते हैं, फादर बोलते हैं। या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ने आपने कभी ना कभी तो नाम सुना ही होगा ना, उनको भी भौतिक विज्ञान का हम जनक बोल देते हैं, फादर बोल देते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ें। तो देखो मैंने फाइल में मैंने यहाँ पर मेंशन किया भी है आपको पीपीटी में कि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस है। लेकिन आपसे कभी कोई पूछे ना कि बताओ कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो वहाँ पर आपको आंसर अरस्तु ही लगाना है। फिर एक बार पॉइंट नोट करिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जीव विज्ञान का जनक कौन है तो आप बोलेंगे अरस्तु। फिर आपसे जब कोई पूछे कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है तो आप उससे कहेंगे अरस्तु। जब आपसे कोई पूछे वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है तो आप बोलेंगे थियोफ्रैक्टस। ये इसको वनस्पति विज्ञान का फादर बोलते हैं। आगे बढ़ें, चलिए। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने कुछ खास पढ़ाया ही नहीं अभी, समझने वाली की कुछ बातें नहीं है। अगर होगा तो मैं 5 मिनट के अंदर इसको मैं दोबारा आपको रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको जो दिख रहे हैं ना वहाँ से, ये अरस्तु एक महान दार्शनिक, ठीक है। और आपको सेकंड नंबर पर आपको जो दिख रहे हैं, ये मेरा पेन कहाँ है भाई, ये इनको बोलते हैं थियोफ्रैक्टस। कहीं कहीं पे थियोफ्रैक्टस मिलता है और कहीं कहीं पे थियोफ्रैक्टस मिलता है। तो बहुत एनसीईआरटी में तो आपको यही मिलेगा, थियोफ्रैक्टस। ठीक है, इसे वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं, फादर बोलते हैं। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? क्योंकि हम अब नीचे जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इन दोनों बंदों ने पुस्तकें लिखी थी या फिर और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी उसी के बारे में हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ें, चलिए। तुम इस तरफ आओ, यहाँ रख जाओ, थोड़ी देख ली, हम भी देखें जगह कितनी है। चलो, देख पाते कि ठीक है। जगह कहाँ पर मिल रही मुझे? ठीक है। अच्छा, अब हम अरस्तु के बारे में हम थोड़े पढ़ने वाले हैं कि इसकी आखिर पुस्तक का नाम क्या है और इसमें किस किस का वर्णन किया गया है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तुम इस तरफ आ जाओ थोड़ा सी ताकि हम देख लेंगे। देखो, इसमें आपको लिखा गया है ऊपर, अरस्तु ने अपनी पुस्तक, इसका नाम क्या है? पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? चल रहा है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया ये एनिमेलियम में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। अरस्तु की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रख के चलना है। अरस्तु के द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये पुस्तक का नाम है अरस्तु की। इसमें 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, मैंने आपसे पढ़ाया था ना कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक आखिर कहते क्यों हैं, क्योंकि इसने अपनी पुस्तक में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए। नेक्स्ट, इसमें जो अगले हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थियोफ्रैक्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटिनम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। इन दोनों की जो पुस्तकें हैं साइंटिस्टों की,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। आपको जितना रेड या फिर हरे में या फिर ब्लू यानी कि नीले में दिख रहा है, आपके लिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनको आप देख कर के चलेंगे। अगर आप मैंने आपसे बोला है ना कि अगर मुझको समय मिलेगा तो मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, ठीक है, 5 मिनट के पास। अच्छा, इसे हटा दें। चलिए, तुम इस तरफ आ जाओ भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। आपको मैंने ऊपर बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? आपका इसमें भी थियोफ्रैक्टस, जो कि मैंने आपको ऊपर बढ़ा दिया था। अब लास्ट में इसमें है कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? जिसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान को बोलते हैं, इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को कोशिका विज्ञान का जो जनक उनका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में, मेरा पेन चलता है कि नहीं, एक मिनट, ये 1665 ईस्वी में इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कोशिका मेरे ऊपर चल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हें दिखना चाहिए। कोशिका, कोशिकी नहीं, कोशिका। अरे बीट फंक्शन यहीं पर काम कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, कब? 1665 ईस्वी में। तो कोशिका जो विज्ञान का जो फादर कौन है, जनक कौन है, उसे बोलते हैं रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में इसने मृत कोशिका की खोज की थी। अच्छा, कोशिका के अध्ययन का क्या बोलते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। और कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम हट जाओ भाई और आगे बढ़ने दो थोड़ा से। 17, ठीक है। अब कोई कोशिका और एक कोशिका से एक जीव कैसे बनता है उसको हम देखेंगे ना। क्योंकि देखो, मैं पहले एक एग्जांपल दूंगा, तुम ऊपर चले जाओ और तुम एग्जांपल मुझे देने दो, ठीक है। देखो कैसे, आपको पता है कि कोई भी एक जीव है जिनमें जीवन संभव है, यानी जो लिविंग है, उसका निर्माण हमेशा एक कोशिका से होता है। जैसे अगर मैं एक बात करूं एक मनुष्य के, ह्यूमन की, या फिर मानव की, या फिर मनुष्य की, जो भी आप समझें, तो उसका निर्माण एक कोशिका से ही स्टार्ट होती है। क्योंकि जब एक शिशु बनने से पहले माँ के गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में, तो वो भी हमेशा एक सेल के रूप में, एक कोशिका के रूप में ही रहता है, ठीक है। तो कह सकते हैं ना कि जो कोशिका है ना, ये एक संरचनात्मक इकाई है किसकी? बॉडी की, ठीक है। कोशिका यानी इसको बोलते हैं सेल। ये वाला सेल नहीं है भाई, कहाँ गया मेरा पेन, एक मिनट, ये वाला सेल नहीं है, ठीक है। ये वाला सेल चाहिए मुझे, इनमें अंतर होता है इस वाले सेल में और इस वाले सेल में। तो ये वाला सेल हम पढ़ रहे हैं, ये वाला सेल पढ़ रहे हैं, ये वाला सेल आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ सेल से ही कोशिका क्या है, ऊतक क्या है, अंग क्या है। इसके बाद में हम अंग तंत्र पढ़ेंगे, बाद में हम शरीर पढ़ेंगे। तो आखिर कोशिका किसे कहते हैं? तुम हट जाओ थोड़ा से, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ थोड़े, फिर हम चलते हैं आगे को। बहुत बड़ा है लेकिन आ पाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अच्छा कोशिका, मैंने आपको पढ़ाया ना कि जब कोई मनुष्य का निर्माण हमेशा एक सेल से होता है, ठीक, कोशिका। और जब बहुत सारी कोशिका मिल जाती है ना, उसे बोलते हैं टिश्यू, यानी उसको बोलते हैं ऊतक। जैसे मेरे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जब यही कोशिका बढ़ जाती है ना, तभी कैंसर जैसे संभावना उत्पन्न हो जाती है किसी बॉडी में, ठीक है। जब WBC की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ या फिर वाइट ब्लड कार्पल्स, जब लाल श्वेत रक्त कणिका की मात्रा बढ़ जाती हैं, तब कैंसर जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो कैंसर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कोशिकाएं बढ़ जाती हैं केवल, ठीक है। तो एक मनुष्य में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, यहाँ से सर से लेकर पैर तक कोशिका बहुत सारी कोशिकाएं, ठीक है। अब जब बहुत सारी कोशिका मिल जाएगी, यानी ग्रुप ऑफ सेल, उसे बोलते हैं हम ऊतक, जिसको बोलते हैं टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सेल, उसे हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मेरा हाथ तुमको दिख रहा, अगर मैं इस पर जोर से थप्पड़ मार दूँ तो बहुत सारे ऊतक
मर जाएंगे, ठीक है, और फिर दूसरे क्षण उतने ऊतक बन जाएंगे। या फिर यह कह सकता हूँ जैसे सेल है, जब अगर मैं एक दो थप्पड़ मार दूँ तो पहले सेल यहाँ पर कुछ नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उसके कुछ क्षण ही बाद अगले से ही उतने सेल बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो उस जब बहुत सारे कोशिका मिल जाती है उसे बोलते हैं टिश्यू यानी ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक मिलेंगे ना, तो तब बनता है अंग, जिसको बोलते हैं ऑर्गन। जैसे ऑर्गन क्या, अंग क्या है, जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा पैर है, मेरा सर है, मेरा पेट है, ठीक है, मेरी गर्दन, ये सभी अंग हैं अलग अलग, इनको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो अंग हैं सभी। और जब बहुत सारे अंग मिल जाएंगे ना, तो एक अंग तंत्र बन जाता है, जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कभी नाम सुना होगा ना कभी कभार कि तुम्हारे बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है ना। जैसे कि अगर किसी को फीवर या बुखार आ जाए तो डॉक्टर कभी कभार बोल देता है कि हाँ तुम्हारे जो ऑर्गन सिस्टम है ना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो यही कारण होता है, जब बहुत सारे अंग काम नहीं कर रहे होते हैं ना, तो उनका जो ग्रुप होता है ना उसे बोलते हैं अंग तंत्र, ठीक है। अब लास्ट में जब बहुत सारा अंग बन जाएगा ना, अंग तंत्र बनेगा बहुत सारा, जब बहुत सारे अंग तंत्र बनेंगे तो एक जीव का निर्माण हो जाएगा जिनमें जीवन संभव है, ठीक है। यानी और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलेंगे तो उसमें एक जीव का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ऑर्गनाइज्म। भाई थोड़ा मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है, पहले से इंग्लिश वाला आपने देख लिया ना, हिंदी वाला मैं देखता हूँ। आगे बढ़ें, देखो मैंने आपको पढ़ाया सेल, दूसरा मैंने पढ़ाया आपको ऊतक, थर्ड मैंने पढ़ाया आपको अंग, फोर्थ मैंने आपको पढ़ाया अंग तंत्र, और मैं फिफ्थ मैंने पढ़ाया आपको जीव, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और समझते हैं, इससे मन नहीं भरा अभी हमारा पढ़ाने का, ठीक है। चलो समझते हैं। जैसे हम एक बीज ले लें किसी का भी, उसे उगने के लिए, ग्रो होने के लिए हमें नमी, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है। अब उसे हम डाल दें ज़मीन पर, तो उसके सेल्स से ही एक अंकुर का निर्माण हो जाएगा। यानी एक बीज का निर्माण भी हो रहा है ना, तो भी एक सेल से उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक तुम समझ पाए हो कि नहीं? देखो मेरे ये क्लास जो हमारी होती है रिकॉर्डेड होती है, लाइव तो होती नहीं है, तो इसमें मैं तुम्हारे कमेंट नहीं ले पाता हूँ। अगर ये लाइव होती तो मैं तुम्हारे कमेंट में ले पाता, देख पाता और सुन भी पाता तुम्हारे, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 मिनट होने वाले हैं भाई। अच्छा तो पहले आज हम स्लाइड इतनी पढ़ लें, बाकी हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इतना पहले पढ़ लेते हैं। तुम थोड़ा से ऊपर जाओ और इसके बाद में तुम थोड़ा छोटे हो जाओ, क्योंकि छोटे लोग आजकल वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जीव विज्ञान जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवधारियों का वर्गीकरण। अच्छा, जब कैरोलस लीनियस साहब ने किस आधार पर बांटा था, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने अगर बांटा था जीवों को तो किस किस आधार पर उन्होंने बांटा था, तो बात करता हूँ मैं इसी में। लेकिन इसमें दिया भी गया है। देखो, जीव के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस, ये हिंदी और इंग्लिश है, कैरोलस लीनियस ने की। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। जैसे न्यूटन को भौतिकी का पिता, जीव विज्ञान को अरस्तु का, इसी तरह वर्गीकी का पिता बोलते हैं कैरोलस लीनियस को, ठीक है। अब किस किस आधार पर इन्होंने बांटा था, उसकी पहचान हम किस किस आधार पर इन्होंने कैसे पहचाना था, तो वो समझते हैं। आगे बढ़ जा भाई थोड़ा सा। चलिए देखिए, इन्होंने वर्गीकी की जो टेक्सोनॉमी थी, इसके 3 स्टेप पहचाने थे, मतलब बताए थे। पहला, उसने क्लासिफाइड किया था, उस बंदे ने क्लासिफाइड किया था, पहचाना था, तभी पहचाने के आधार पर उसने अलग अलग भाग पर बांट पाया था। वो क्लासिफिकेशन यानी पहचान के आधार पर उसने बांटा था। और दूसरा, सॉरी मैं उल्टा मतलब बोल रहा हूँ, मैं ऊपर का नीचे कर रहा हूँ। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान के आधार पर
कर्ण के आधार पर और नामकरण के आधार पर, 3 आधार पर उन्होंने बांटे थे। ठीक है, जिसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण के आधार पर। अब बात करते हैं जो सिस्टमा नेचुरी इनकी एक बुक का नाम है, वो हम पढ़ते हैं। नीचे आओ भाई थोड़ा से, अभी मेरा हाथ इसमें बैठा नहीं, थोड़ा हाथ सही तरीके से, क्योंकि हमें स्क्रीन में लिखना होता है ना, मेन बात वो है, और उसमें दिखता तो नहीं है। देखिए, कैरोलस लीनियस ने पुस्तक लिखी सिस्टमा नेचुरी, इसको पढ़ देते हैं, सिस्टमा नेचुरी पढ़ते हैं, जिसमें सभी प्रकार उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए 2 भागों में उसे विभाजित किया। पहला, इसका जो पहला था ना, पादप जगत, और दूसरा था इसका जंतु जगत, यानी प्लांट किंगडम यानी और जंतु जगत, जिसको बोलते हैं एनिमल किंगडम। तो कैरोलस लीनियस ने 3 आधार पर बांटा, पहचान के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर, और थर्ड था नामकरण के आधार पर। 3 भागों में बांटा था। जो कैरोलस लीनियस साहब की जो पुस्तक है, उनका क्या नाम है? सिस्टमा नेचुरी, उनका पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पहला पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। पादप जगत जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम, और जो हमारा दूसरा है जिसको बोलते हैं जंतु जगत, यानी एनिमल किंगडम। ठीक है, अब बताओ कहाँ तक समझे और कहाँ तक तुम्हें समझ में नहीं आया है। चलिए, अब जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसको मैं आपको पहले रिवीजन करा देता हूँ ना। चलिए 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 चलिए, और ऊपर तक जाना भाई, यहीं तक पढ़ाया था। अब देखो, हम 5 मिनट के अंदर हर हाल में रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि समय हमारा ओवर हो रहा है अब। ठीक है, तुम थोड़े बड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा बड़ा होने का वक्त आ गया है। तुम इस तरफ आ जाओ और तो हल्का थोड़ा बड़े हो जाओ। ठीक है, देखिए, अब हमने बात किया था स्टार्टिंग में जीव विज्ञान की शाखाएं। तो इसकी 2 शाखा होती हैं, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। मैंने आपको पढ़ाया था कि जंतु विज्ञान इसको बोलते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी। तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, यानी फादर ऑफ जूलॉजी, जिसको बोलते हैं अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान का जनक यानी बॉटनी ऑफ फादर, जिसको बोलते हैं थियोफ्रैक्टस। ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस। यहाँ तक समझ पाए हैं? चलिए, आपको इस सिंबल, आपको चित्र, फर्स्ट वाला व्यक्ति अरस्तु है और दूसरा वाला थियोफ्रैक्टस है। आप चित्र देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए। अब अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए जंतु विज्ञान का जनक बोलते हैं अरस्तु को। ठीक है, इसी तरह थियोफ्रैक्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं, वनस्पति फादर ऑफ बॉटनी। किसको? थियोफ्रैक्टस को बोलते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं कि आखिर जीव विज्ञान का जनक ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार देख लो। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस, और कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी, यानी मरी हुई कोशिका ने खोजी थी रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। अच्छा, तो कोशिका विज्ञान का जो जनक है उसको बोलते हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है, और कोशिका को अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। ओके, आगे बढ़ो। चलो, कोशिका शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका है। फिर सेल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलेंगे, बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी, तब एक टिश्यू का निर्माण होता है, यानी एक को ऊतक का निर्माण होता है। नेक्स्ट, जब बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे, तब आपका बनेगा ऑर्गन, जिसको बोलते हैं अंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको सुनाई दे रहा होगा
म्यूजिक दिख रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा आपको ना, क्योंकि पास ही में बज रहा है, हल्का सा आ रहा होगा साउंड। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गन, अंग, यानी कि अंग क्या है, मैंने बोला मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर, ठीक है ना, मेरी नाक, मेरा कान, जो भी है ये मेरे अंग हैं। फिर जब बहुत सारे अंग मिलेंगे ना तो बनेगा अंग तंत्र, जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारा अंग मिलेगा ना तब अंग तंत्र बनेंगे, जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाएंगे ना उसे बोलेंगे हम जीव, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, ऑर्गनिज्म पढ़ेंगे इसको, आगे बढ़ें। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि अजीवधारियों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गनिज्म। अब मैंने इसमें जो कैरलस लीनियस ने जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरलस लीनियस ने की थी, ठीक है। तो इसके उसी के लिए कैरलस लीनियस साहब को वर्गीकी का फादर कहते हैं, टेस्टोनॉमी यानी फादर ऑफ टेस्टोनॉमी, ठीक है। तो कैरलस लीनियस साहब ने किस आधार पर इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, मतलब किस आधार पर इन्होंने बांटा था, तो इसके 3 आधार थे। पहला आइडेंटिफिकेशन, यानी जिसको बोलते हैं पहचान, यानी उन्होंने पहले पहचाना था। सेकंड क्लासिफिकेशन, यानी इन्होंने उसका वर्गीकरण किया था। थर्ड नामकरण, जिसमें आपको लिखा है नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण के आधार पर इन्होंने बांटा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कैरलस लीनियस साहब की एक पुस्तक है, उसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। उन्होंने उस पुस्तक में इन्होंने 2 आधार पर बांटे थे 2 जगत को, पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। पादप जगत को हम बोलते हैं प्लांट किंगडम और जंतु जगत को बोलते हैं एनिमल किंगडम। अब आपको बताइए कहाँ तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपकी पीडीएफ नहीं डाली जाएगी, जैसे ही पूरा आपका आप लोग पढ़ हो चुके होंगे ना, वैसे ही टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ पड़ जाएगी। वैसे टेलीग्राम के लिए मैं आपको बता देता हूँ आप कहाँ पर सर्च करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है भाई, इसमें बताना क्या है। इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। ये क्या लिखा है भाई, अच्छा आप टेलीग्राम पर इतना सर्च कर लेना, जितेंद्र सिंह गेरा एम। जब टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे ना तो वहाँ पर मतलब एक टेलीग्राम आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और जैसे हमारी क्लास ख़त्म होगी वैसे पीडीएफ वहाँ पर ही पड़ जाएगी। देखो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं डालना भूल जाऊँ, तो आप किसी हमारे वीडियो पर जाकर कमेंट कर देना कि भैया आप ये वीडियो डालना भूल गए हैं, तो मैं वीडियो को वहाँ पर मैं डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा। तो इस वीडियो को आप वहाँ पर निःशुल्क में फ्री में आप इसे ले पाएंगे, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसी वीडियो रोज़ आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसकी जो नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप लाइक करना चाहते हो लाइक कर दीजिए, अगर आप लाइक नहीं करना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई कितना भी कर लो पर हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी रिलेटिव में या आपकी कोई क्लास में आपका फ्रेंड है तैयारी कर रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो के लिए आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ ये चैनल पर जाकर के आप क्लास को देख सकते हैं, इसी क्लास से आपका बहुत सारे बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो को, मेरा भरसक प्रयास रहेगा उस टॉपिक में वीडियो बनाने का। तो चलो मैं वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, पानी का इस्तेमाल करते रहिए, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को यहाँ पर लास्ट करता हूँ अब मैं।